हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले साइंस को, और 19 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था उसका पार्ट 2 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। यानी कि इससे पहले एक सेशन आ चुका है जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम लोग उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर से ऐड हो जाइएगा ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और ध्यान से आप सभी जो है सारे ही सेशंस को विजिट कर लीजिए। प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है। ठीक है, 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आपको ज़रूर से एक बार विजिट कर लेना है। ठीक है, वो सीरीज़ भी आपकी कंटिन्यू चल रही है जो कि आपको प्री में भी हेल्प करी है और साथ ही वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगी। ठीक है, साथ ही आपका मेंस का भी कंप्लीट बैच यहाँ पर आ चुका है। सो जितने भी स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं किस तरीके से तैयारी करनी है, तो ज़रूर से आप डेमो बैच को ज्वाइन करिएगा। अगर आपको सही लगता है तो आप कंप्लीट बैच को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो भूजल या सतह के पानी में नाइट्रेट आंदोलन की मात्रा को प्रभावित करता है। देखो, शायद ये हिंदी में देखने से समझ नहीं आया कि नाइट्रेट आंदोलन क्या होता है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ नाइट्रेट मूवमेंट टू ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से भूजल वाटर जो है या अपना जो भूजल पानी या हम लोग बोलते हैं ना ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, मिट्टी में नाइट्रेट का फ्लो होना। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, मिट्टी के घोल में घुले नाइट्रेट। तीसरा, मिट्टी की ताकत जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है उसकी शक्ति होती है, या फिर यहाँ पर मृदा की जो पारगम्यता होती है, परमेबिलिटी होती है, ये वाली चीज़। तो हमको क्या बताना है कि कौन सी चीज़ जो है यहाँ पर प्रभावित नहीं करेगी। मतलब पानी में अगर नाइट्रेट की उपस्थिति है तो इन जनरल हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो मिट्टी में जब बहुत ही ज़्यादा नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है और वो कहीं ना कहीं बच्चों के शरीर में पहुँचती है तो उनका शरीर नीला पड़ जाता है, तो उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा कारक अफेक्ट नहीं करेगा, तो आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकालना है। वो क्या हो जाएगा, आपका सॉइल का स्ट्रेंथ। अब सॉइल का स्ट्रेंथ कैसे, मिट्टी की ताकत, दैट मीन्स मृदा की या मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, ये कभी भी इस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगी। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। आप एक बार चाहें तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्या इसने पूछा था कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा, सॉइल स्ट्रेंथ नहीं करेगी। बाकी ये चीज़ करेगी अगर पानी में नाइट्रेट का प्रवाह है, पानी के अंदर नाइट्रेट की उपस्थिति है ना, और पानी मिट्टी के घोल में घुले हुए नाइट्रेट, मतलब मिट्टी में ही नाइट्रेट घुले हुए, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं भोज्य पदार्थों के थ्रू किसी भी तरीके से। ठीक है, और मृदा की पारगम्यता दैट मीन्स मृदा कितनी ईजीली चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाती है, जिस लाइक उसने मिट्टी में बहुत सारे नाइट्रेट उपस्थित हैं, है ना, तो वही वाली चीज़ होगी। तो कहीं ना कहीं मिट्टी कितनी फ्लेक्सिबल है या मिट्टी में कितने तत्व आ सकते हैं, जिस लाइक नाइट्रेट वहाँ पर प्रेजेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर सकती है। कौन नहीं करेगा, मिट्टी की ताकत यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हमको पता है ए क्यूब होता है। ए क्या होता है, यहाँ पर उसकी भुजा होती है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आपके ऑप्शंस देख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब दे रखा है, 1/w 1w इंटू एच दे रखा है, यहाँ पर एस दे रखा है। दैट मीन्स यहाँ पर एस क्यूब होगा। मान लो वो भुजा को अज्यूम कर रखा हो कि लेटस यहाँ पर जो भुजा है वो एस है, तो एस का क्यूब हम लोग बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट एक इन जनरल सा फॉर्मूला इन्होंने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा, शक्ति, काम और ताकत। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, बस उसे क्या किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार से आप पढ़िए। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बचे हुए भोजन में से पानी के अवशोषण के लिए शारीरिक का कौन सा अंग मुख्य रूप से सम्मिलित होगा। मतलब बचा हुआ भोजन जो है जिसको हम डाइजेस्ट करने वाले हैं, उसके अवशोषण के लिए, उसमें जो पानी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे शरीर का कौन सा अंग कार्य करता है। अग्नाशय,
पैनक्रियास करता है, एनस गुदा करता है, यकृत लीवर करेगा, या लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर करता है। तो पचे हुए भोजन में से पानी का अवशोषण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारी बॉडी पार्ट है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है। अब ये कैसे कार्य करती है एक बार ह्यूमन बॉडी के बारे में देख लेते हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लेते हैं। ये आपका माउथ, ये सलाइवा ग्लैंड मतलब जिसको हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं, ये आपका लीवर हो गया, गैल ब्लैडर हो गया, ये पूरा आपका अपेंडिक्स हो गया, है ना। आपको पता है कि ये हड्डी बढ़ जाने से फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। आई थिंक कहीं ना कहीं आप इससे कनेक्टेड है भी, सही, ठीक है। एनस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर वाला जो आपको दिख रहा है पिंक कलर में, और ये जो बाहर है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है आपका पैनक्रियाज है, और ये आपका स्टमक, ठीक है। तो अभी हम लोग बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। इसकी कुल लंबाई 1.5 मीटर होती है, परंतु ये छोटी आंत से मोटाई में अधिक होने के कारण बड़ी आंत यहाँ पर कहलाती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। वही जो हमने क्वेश्चन में देखा था कि पचे हुए भोजन में से जो जल का अवशोषण करने का कार्य कौन करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन करती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, जल और कुछ लवण जो उसमें है उसका अवशोषण करना है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय यहाँ पर कहलाता है, जहाँ अपाचित पदार्थ मल के रूप में एकत्रित हो जाता है और गुदा के द्वारा, एनस के द्वारा इसको निष्कासित यहाँ पर कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज़, कंसेप्ट क्लियर है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, अच्छा क्या बोला इसने, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपने कई सारे डायग्राम देखे कि जब भी कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर सी पर यहाँ पर बनती है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म, यहाँ पर कैसा होगा, आभासी उल्टा होगा, वास्तविक सीधा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, या फिर आभासी और सीधा यहाँ पर बनेगा। इसका आंसर यहाँ पर इसका करेक्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, उल्टा यहाँ पर बनता है। तो आप एक बार पूरा डायग्राम से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपसा कि सी पर अगर किसी भी वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर, उसी डायरेक्शन में, उसी जगह बनता है। कैसा बनता है, समान साइज का बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और कैसा बनेगा, उल्टा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब ये सारी ही 6 सिचुएशन आपके सामने रखी गई जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, किस साइज का बनता है, डॉट साइज का बनता है, ठीक है। बहुत ही छोटा हम लोग बोल सकते हैं। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है। सी से परे बोला है, सी से थोड़ी दूरी पर, मतलब अनंत और सी के बीच में हम लोग बोल सकते हैं। तो जो इमेज यहाँ पर या प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा वो कैसा बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में बन जाएगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक रहेगा। अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है तो सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। सी तथा एफ के बीच में अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर आ जाते हैं, सी से थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तो प्रतिबिंब जो बनेगा सी से परे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा यहाँ पर बनेगा। अगर मैं वस्तु को फोकस पर रख दूँ तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, ठीक है। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर वस्तु को P तथा F के बीच में, दैट मीन्स पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, विवर्तित काफ़ी बड़ा बनता है, आभासी और सीधा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। क्लियर है ये वाली सिचुएशन कि कौन से डायग्राम किस तरीके से बनेंगे। एक बार चाहे तो आप इस पूरे डायग्राम को अच्छे से समझ लो। जब भी इन्फिनिटी पर बनता है तो कैसा बनेगा, सी पर बनेगा, कैसा बनेगा, सी से मतलब अनंत और हम लोग बोले सी के बीच में। फोर्थ सिचुएशन बनेगी सी तथा एफ के बीच में, अगली बनेगी यहाँ पर एफ पर यानी कि फोकस पर, और लास्ट वाली होगी पोल तथा फोकस के बीच में, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट सिचुएशन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दंपत्ति के किस रक्त समूह से प्रथम शिशु की जान को खतरा हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, मतलब कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा जिसकी वजह से एक बेबी को यहाँ पर खतरा हो सकता है, कहीं ना कहीं आगे जाकर फ्यूचर में हम लोग बोल सकते हैं कि बर्थ उसके जन्म को लेकर यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है ना। सारे ऑप्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबोव। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है मेल RH एंड फीमेल RH प्लस, मेल RH माइनस और फीमेल RH माइनस, और अगला दे रखा है मेल RH प्लस और फीमेल RH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग है ना एक काम करते हैं, सारी सिचुएशन क्लियर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जो RH फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 2 प्रकार की इसमें कैटेगरी होती है, एक होता है आपका RH पॉजिटिव और दूसरा होता है यहाँ पर RH नेगेटिव, ठीक है। 2 चीज़ें होती है। बेसिकली ये क्या करता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसके अंदर प्रोटीन का जितना भी प्रेजेंस है उसको यहाँ पर डिफाइन करता है,
ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, बेसिकली ये चीज़ ये डिफाइन करती है। देखो अगर इसको मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाऊं तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं कुछ इस तरीके का आकार इनका होता है ना, और अगर इनका शेप कुछ इस तरीके का हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल है वो किसके आकार की हो गई है, हाशिए के आकार की हो गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है आरबीसी जो है इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, कांटेदार कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, कुछ कांटेदार इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, दैट मीन्स जो व्यक्ति है उसका जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, वो कैसा रहेगा, RH पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं RH नेगेटिव की बात करूँ तो सिमिलर, बिल्कुल सिंपल सा जैसा आपको दिख रहा है ऐसा ही ये विजिबल रहेगा। ये चीज़ क्या कहलाती है, RH नेगेटिव कहलाती है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई आप क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकते कि RH पॉजिटिव बहुत अच्छा है, RH नेगेटिव बुरा होता है अगर किसी की बॉडी में, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल से अफेक्ट होते हैं, जो बच्चा होता है उसके ऊपर इन चीज़ों का अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब वो कैसे पड़ेगा, 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो हम लोग मेल एंड फीमेल के अंदर कंपैरिजन करेंगे, है ना, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं फीमेल और मेल का। अगर एक फीमेल जो कि RH पॉजिटिव है और एक मेल जो कि RH पॉजिटिव है, अगर इन दोनों का जो बेबी होता है वो क्या होगा, यहाँ पर दोनों RH पॉजिटिव है तो इनका जो बेबी होगा वो भी कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं, अगर ये RH नेगेटिव है और मेल भी RH नेगेटिव है तो इनका जो बेबी होगा वो क्या होगा, RH नेगेटिव होगा। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं। फर्स्ट जो है RH पॉजिटिव, ठीक है, फीमेल जो है RH पॉजिटिव है, मेल यहाँ पर RH नेगेटिव है, इनका होने वाला बेबी RH पॉजिटिव भी हो सकता है, RH नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों सिचुएशन नॉर्मल होती है। लेकिन यदि मेल जो है RH पॉजिटिव है और फीमेल यदि RH नेगेटिव है, ठीक है, फीमेल क्या हो रही है, RH नेगेटिव वाली है ना, इस ग्रुप से है, और मेल अगर RH पॉजिटिव से, तो होने वाला बच्चा RH पॉजिटिव भी हो सकता है, RH नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इस केस में उसके सर्वाइव करने के चांसेस 50% रह जाते हैं। तो यही सबसे क्रिटिकल सिचुएशन होती है जहाँ पर फीमेल का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है और मेल का जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH पॉजिटिव होता है। राइट, इसको मैं एक बार और भी डिटेल में समझा रही हूँ, उससे पहले एक बार आप क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में ये पूछा था, दंपति के किस रक्त समूह से प्रथम शिशु की जान को खतरा हो सकता है, यानी कि नर यानी मेल RH पॉजिटिव और फीमेल RH नेगेटिव, अगर ये ब्लड ग्रुप वाली शादी करते हैं और इनका अगर बेबी होता है तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस कितने रह जाते हैं, 50% रह जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। मैंने आपको बता दिया RH फैक्टर कैसा होता है, ये सिचुएशन क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, वुमन का नेगेटिव है, मेन का RH पॉजिटिव है, बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। 75% चांसेस होते हैं कि बच्चा RH पॉजिटिव होगा, 25% चांसेस होते हैं बच्चा RH नेगेटिव होगा, और इससे जो रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा वो कितने का बन जाएगा, 50% का। ठीक है, क्लियर हो गया। इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी ब्लड ग्रुप को यदि आपको आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग कैसे पहचान करते हैं, या तो A या B एंटीजन और RH फैक्टर की प्रेजेंस या एब्सेंस के कारण हम लोग बच्चों को या व्यक्तियों को ब्लड ग्रुप से कैटेगराइज कर सकते हैं। कॉमनली जो ब्लड ग्रुप आपके होते हैं वो होता है A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं, है ना। अब इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइन होता है वो आपके RH फैक्टर की प्रेजेंस को दर्शाता है। ठीक है, पॉजिटिव RH फैक्टर होंगे जिसमें प्रोटीन की उपस्थिति है जो कि RBC रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाएगा। यदि आपका रक्त प्रकार यानी कि ब्लड ग्रुप सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो आपके रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा, RH प्रोटीन पाया जाएगा, दैट मीन्स RH पॉजिटिव। यदि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, दैट मीन्स RH नेगेटिव है, दैट मीन्स आपके बॉडी में RH प्रोटीन की कमी है। हालांकि ये चीज़ इन जनरल होती है, किसी भी चीज़ को अफेक्ट नहीं करती है, बस वही एक केस होता है कि अगर RH नेगेटिव फीमेल है और RH पॉजिटिव मेल है तो होने वाला बच्चा क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ये चीज़ बच्चे के लिए क्रिटिकल हो सकती है, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम लोग नेक्स्ट फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो अच्छा, अब कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, कौन किसको ब्लड डोनेट यहाँ पर कर सकता है उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते ही हैं ना कि जब आप किसी को ब्लड देने जाते हैं तो उससे पहले आपका चेकअप होता है कि क्या आप कैपेबल हैं सामने वाले को ब्लड देने के लिए, है ना, क्या आपका ब्लड ग्रुप उससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RH पॉजिटिव डोनर जो है
और RH नेगेटिव डोनर दोनों ही RH प्लस वाले को दे सकते हैं, मतलब कोई भी पॉजिटिव वाला कोई भी नेगेटिव वाला प्लस वाले को दे सकता है, लेकिन माइनस वाले को केवल माइनस वाले का ही चढ़ता है ना। मतलब आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है ना, तो केवल RH नेगेटिव वाला ही आपको ब्लड यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। प्लस वाले को कोई भी दे सकता है, प्लस वाले को प्लस वाला भी दे सकता है और माइनस वाला भी दे सकता है, ठीक है। तो बस आप आपके ऊपर लेकर देख लो, अगर आप RH नेगेटिव हैं, है ना, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है। बस आपको क्या होगा कि ब्लड ग्रुप देने वाला कौन होगा, RH नेगेटिव ही होगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण की मूल प्रक्रिया नहीं है? पहचान, आइडेंटिफाई करना, विकास इवैल्यूएशन करना, वर्गीकरण करना और विशेषता करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्गीकरण की मूल प्रक्रिया क्या नहीं होती है? तो विकास वर्गीकरण की मूल प्रक्रिया के अंदर नहीं आता है। बाकी सारी चीज़ें आती हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, दैट मीन्स किसी को भी स्पीशीज़ को पहचान कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करके, क्लासीफाई करके और कैरेक्टराइज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका पूरा डिटेल जो है वर्गीकरण 7 प्रकार से किया जाता है, वो 7 प्रकार हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। मानव के बारे में, ह्यूमन को किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।